मेरा तो जीवन माँ तेरी सेवा में लग जाए। बार बार हम जन्म तेरी गोदी में माँ पाए। और वो फेवरेट इसलिए भी थे कि वो दूसरे टीचर मारते थे उनसे बचाते थे, इसलिए वो फेवरेट थे। सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? किसमें, मतलब घर वालों के बारे स्कूल में में। पूछ रहे हो या स्कूल में? स्कूल में टीचर से मार भाई के इन भैयादी से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था। नहीं, डर तो मुझे लगता ही नहीं था। क्योंकि एक बार मार खाने के बाद डर खत्म हो जाता है, फिर पता है लास्ट ऑप्शन यही होता है। बीच में मैंने सुना था, बीच में बस बंद करके आपने साइकिल स्टार्ट की थी। कि बस और फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी शुरू करी तब मैंने सबसे पहले ये सोच लिया था कि मैं अब रोऊंगा नहीं। अब रोऊंगा मतलब क्या है, रो तो ही रहे। सबसे पहले ये सोचा कि मैं कोई भी सिचुएशन को सोच के मतलब बहाने नहीं बनाऊंगा। जैसे मेरे पास तो टाइम नहीं है, आदमी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, बहाने बनाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे तो नौकरी लगी हुई, मैं कैसे पढूं, या मैं तो हाउस वाइफ हूँ कैसे पढूं, या मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कैसे पढूं। जब आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा। अपनी एक जमीन अपना एक आसमां पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं आज पारस जी राज पुरोहित। पारस जी ने आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। तो आज के वीडियो में हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं पारस भैया का। पारस भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल, द टॉक शो पे मुझे बुलाने के लिए और बोलने का मौका दिया उसके लिए। तो पारस जी, हम शुरुआत आपके स्कूल लाइफ से करते हैं। ठीक है, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? आप इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे? कैसा व्यक्तित्व था आपका स्कूल लाइफ में? थोड़ा उसके बारे में बताइए। स्कूल लाइफ में तो ऐसा था कि देखो, जब स्कूल जाता था तब तो मैं एक्सट्रोवर्ट था। जी। लेकिन जब घर पहुंचता था तब मैं इंट्रोवर्ट होता था। घर पे ज्यादा बात नहीं करता था, पर स्कूल में एक्सट्रोवर्ट था और वैसे बहुत बोलता था, पढ़ाई को लेके सब कुछ बोलता था। पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा सब कुछ बात होती थी वहाँ पे। और स्कूल मेरी वैसे आदर्श विद्या मंदिर से हुई है। आदर्श विद्या मंदिर पहले बाड़मेर में थी, फिर लंगेरा चली गई थी, तो लंगेरा से हुई है स्कूल की। फेवरेट टीचर कौन थे आपके स्कूल में? फेवरेट टीचर पहले कमलेश जी भैया जी थे, कमलेश जी थे वो फेवरेट थे। और वो फेवरेट इसलिए भी थे कि वो दूसरे टीचर मारते थे उनसे बचाते थे, इसलिए वो फेवरेट थे। अभी तो मतलब कमलेश जी ने अभी तक एक बार मारा नहीं है नहीं, आपको? कमलेश जी ने कभी नहीं मारा। और हो सकता है आज की जो परिपाटी सब चल रही है, कमलेश जी पहले से समझते थे कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? किसमें, मतलब घर वालों के बारे में स्कूल पूछ रहे हो में। या स्कूल में? स्कूल में टीचर से मार भाई के इन भैयादी से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था। नहीं, डर तो मुझे लगता ही नहीं था। क्योंकि एक बार मार खाने के बाद डर खत्म हो जाता है, फिर पता है लास्ट ऑप्शन यही होता है। अजय देवगन वाली मूवी में बोलता है कि इसको जेल में मत डालो, नहीं तो उसका डर ही खत्म हो जाएगा। डर ही खत्म हो वैसे ही जब पहली एक दो बार मार पड़ी होगी, उसके बाद क्या डरना, फिर डर खत्म गया। हो फिर तो हम गया। ढीठ हो गए, मारेंगे और तो क्या फिर क्या करेंगे। लास्ट ऑप्शन क्या है, मारेंगे क्लास से बाहर निकालेंगे, यही बचेगा। स्कूल में जैसे 7 बजे स्कूल लगती थी, वापस 2 बजे ऑफ होती थी, उसके बीच में आपका फेवरेट टाइम कौन सा था स्कूल में? कि भाई ये चीज ये इसका वेट कर रहा हूँ कब सही हूँ। वेट तो देखो, मैं हमेशा कल्चरल एक्टिविटी में रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि, और सबसे पहले कल्चरल एक्टिविटी और शारीरिक का जो पीरियड था उसमें, जी। शारीरिक में मैं इसलिए रहता था कि भैया उनको जिस पढ़ने का टाइम होता है, शारीरिक वालों को थोड़ा रिलैक्स मिलता है पढ़ने से। और फिर जो तैयारी वगैरह करते हैं, कोई गेम्स वगैरह की तैयारी करते तब मिलता है, या फिर आप कोई गाने वगैरह की तैयारी करोगे तब, तो वो टाइम जो था वो बेस्ट था। फिर जैसे हम स्कूल में जाते थे तो बस जो आती थी, बस में बैठे, उसके बाद लगता था लगभग आधा घंटा लगता था हमको स्कूल पहुंचने में। वो टाइम भी बढ़िया था, बढ़िया अपने गप्पे मारते जाते थे, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है उस टाइम। और टीचर भी अपन को कुछ परेशान करते नहीं थे, तो वो बढ़िया टाइम लगता था मेरे को स्कूल में। ये बीच में मैंने सुना था, बीच में बस बंद करके आपने साइकिल स्टार्ट की थी। कि बस ऐसी देखो, ऐसी बात है, जैसे ही रह भाई स्कूल की छुट्टी हुई, अब क्या करते, वो सबको लाइन बिठाया, सबको लाइन में बिठाते थे। फिर अब धीरे धीरे करके सबको छोड़ते थे। उस सब प्रोसेस में लगता था आधा घंटा 1 घंटा। और जो लोग साइकिल लेके आते थे, जैसे छुट्टी हुई अपनी साइकिल उठे और रवाना हो जाते। तो मैंने सोचा ये बढ़िया सिस्टम है, अपने वेट करना, और वेट करने में वो बहुत सारी चीजें करवाते थे, तो मुझे लगता है अपन भी साइकिल ले लेते हैं। तो जो लोग साइकिल लेके आते थे वो तो स्कूल के लगभग आसपास ही रहते थे, पर मैं तो ठेठ मतलब लंगेरा से राय कॉलोनी में रहता था, पर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर आराम से होगा, 7-8 किलोमीटर। तो
वो तो मैंने सोचा नहीं, मैं सोचा अपने ठीक है जैसे छुट्टी होगी साइकिल लेके रवाना हो जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। और मजा भी बड़ा आया, पर दिक्कत भी बहुत, लेकिन उस छुट्टी वाला भी टाइम था, और दूसरा स्कूल शुरू होने से पहले भी अपन साइकिल लेके जा सकते हैं आराम से। जैसे ही साइकिल लेके जाते हैं तो प्रार्थना खत्म होने के बाद पहुंचते थे। और मतलब शुरुआत वाला और लास्ट वाला टाइम मतलब अपने लिए। पर वो आप जानबूझ के लेट होते थे या समय लगता था? वो तो मैं तो जानबूझ के लेट कभी होता ही नहीं हूँ, अपने आप हो जाता था। परिस्थितियां हो जाती जैसी परिस्थितियां हो जाती थी, कि लेट हो गए। क्योंकि मैं बहुत ही ओनर स्टूडेंट था उस टाइम। तो स्कूल के बाद फिर लाइफ कैसे चेंज हुई? नहीं, बीच में एक और पार्ट है, ठीक है, जैसे आप, मैंने सुना आप क्लास 10th करने के बाद भाई साहब की शॉप जाके बैठ गए कि मेरे को तो नहीं पढ़ना अब। देखो सही बताऊं तो स्कूल टाइम तक मैंने कभी पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं। एग्जाम जैसे कॉलेज में जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठे और पढ़ लिया। मेरे घर में मेरे से बड़े भैया थे, वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, तो हमेशा मेरे को बोलते थे पढ़ाई का, और पढ़ाई को लेके ही मेरे को हमेशा घर पे मार पड़ती थी। पहले भी पढ़ी सबको, बच्चों को सब पढ़ाई को लेके ही पढ़ती थी। मार पड़ने के बाद भी कुछ लोग पढ़ते थे, मैं मार पड़ने के बाद भी नहीं पढ़ता था। ठीक। और ऐसे जैसे तैसे करके मैंने 10वीं करी, 10वीं तक करी। मेरे को बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ आगे करूंगा भी। मैंने सोचा था कि अपने कभी कभी मैं जैसे जॉब, भैया बड़े भैया के जो दुकान है वहां पे जाके बैठता था उनकी हेल्प के हिसाब से। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि भैया बैठ रहे हैं, अपन भी बैठने लग जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, और यही काम कर लेंगे। कोई ज्यादा बच्चे होते हैं तब लगता है कि बढ़िया काम है, आराम का काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर भैया ने बहुत अच्छा काम किया कि भैया को पता था अगर ये दुकान पे बैठेगा तो फिर ये पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये सोचेगा कि दुकान वाला ही काम कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे ज्यादा देर बैठने नहीं दिया कभी भी। मैं जो जैसे दुकान पहुंचता था तो वो भगा देते थे कि तू जा जा, यहाँ दुकान पे तेरा क्या काम है, बढ़िया हेल्प करवाने आता है दुकान से। तो ऐसे करके वो भेज देते थे मेरे को। लेकिन मैंने सोच जरूर लिया था, 10वीं करके मैंने सोचा था अब बस ठीक है अपने दुकान का काम करेंगे, और पढ़ाई होगी तो देखेंगे, नहीं होगी तो मतलब पढ़ाई को जरूरत होगी तो हो जाएगी, अपनी जरूरत है नहीं। ऐसे सोचा था। पर भैया का बढ़िया, उन्होंने उस टाइम दूरदर्शी सोच रही कि इनको भेज देते हैं, ये तो इसकी पढ़ाई में नियत लग नहीं रही है। फिर 10th क्लास आप कहाँ गए? इसलिए 10th में मेरे परसेंटेज भी ज्यादा बने नहीं, मेरे शायद 48% बने। 10th के बाद फिर आप बाड़मेर से बाहर गए या फिर यहीं? 11वीं मैंने यहीं पढ़ी, 11वीं तक भी मैं ऐसे पढ़ाई में नहीं था। जब मैं लेकिन कोटा गया ना तब मैं थोड़ा बहुत पढ़ने लगा, उसके बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करी। तो भैया भी जबरदस्ती कोटा भेजा। सारी पढ़ाई मेरी मतलब हुई है ये, मतलब मेरी मेहनत कम है, दूसरों की मेहनत ज्यादा से हुई है, लेकिन जबरदस्ती से जब भी मेरे को बोला पढ़ाई का तब पढ़ाई हुई नहीं मेरे से। उसके बाद में जब मेरे को सच में थोड़ा बहुत खुद ऐसा लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, तब मैंने पढ़ाई शुरू की। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप भले कितना भी बच्चों को बोलोगे ना, पढ़ेगा कोई नहीं होगा, उनको मार से नहीं पढ़ेगा। आप अगर समझाओगे थोड़ा बहुत तो हो सकता है वो पढ़ लेगा, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेस दोगे कि तेरे को 90% या तेरे को इतने परसेंटेज लाने ही लाने, तब वो आप कुछ भी कहो वो नहीं ला पाएगा, और स्ट्रेस में आएगा, और हो सकता है गलत कदम भी उठा ले। पर हम लोग तो क्या बोल्ड ज्यादा थे, इसलिए हमको कोई मतलब डरते तो हम थे ही नहीं, हमने उल्टा कभी सोच नहीं थे। बस ऐसे नहीं थे कि हम इधर घूमने जाते थे, खेलने का बहुत शौक था, तो पूरे दिन गलियों में खेलते थे और घर आके मार खाते थे, फिर सो जाते थे। सुबह स्कूल जाते थे, वापस आते थे, स्कूल जाते थे, मार खाते थे, फिर घर आते थे, फिर खेलते थे, फिर मार खाते थे और सो जाते थे। बस ये रूटीन था हमारा बढ़िया यार। फिर आपका मतलब 10th के बाद से कोटा गए, कोटा के बाद आपने एमबीएम में बीटेक भी की है। इंजीनियरिंग लाइफ में, जैसे इंजीनियरिंग लाइफ आपने जी है, ठीक है, कॉलेज के पल कैसे थे, और एमबीएम कॉलेज के बाद आपने जैसे गवर्नमेंट जॉब की, जैसे एमबीएम कॉलेज अच्छा कॉलेज है, वहां से आप प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट लेके भी आप जा सकते थे, अच्छा पैकेज भी ले सकते थे, पर आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत क्या पड़ी? आपको क्या लगा मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो कोटा में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी यहाँ से एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो वहां पे मैंने ठीक ठाक पढ़ाई शुरू करी। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जिंदगी क्या होती है, पढ़ना भी जरूरी होता है, मेहनत भी जरूरी है। और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की बात करें ना, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा या प्राइवेट जॉब में जाए। ज्यादा इतना अभी तक भी नहीं सोच पाया था, क्योंकि स्कूल का फेज जो खत्म हुआ, फिर अपन को ये सिर्फ इतना सा पता चला था कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा अपन को, वो पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तब मैंने जरूर सोचा था कि प्राइवेट जॉब तो मुझे नहीं करनी, प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा। करना क्या ये मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा। फिर मैं जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, फिर मैंने सोचा एसएससी की तैयारी करेंगे और कोई भी छोटी मोटी जॉब ले लेंगे, और म्यूजिक का अब अपन को काम करना है थोड़ा, कि जो गवर्नमेंट जॉब के साथ होगी तो अपन म्यूजिक का आराम से काम कर पाएंगे। सब कुछ छोड़ के म्यूजिक करना थोड़ा मुश्किल काम था।
कुल मिला आपने सिक्योरिटी के लिए भाई मैं म्यूजिक हाँ। मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब हम्म, लेनी पड़ेगी जैसे ही सेफ कॉलेज से। खत्म हुई तब मैंने सोच लिया था मुझे म्यूजिक में कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने सोचा पहले अपन एसएससी की तैयारी करते हैं और म्यूजिक थोड़ा बहुत साथ में करेंगे। पर एसएससी की तैयारी ऐसा नहीं होता है कि बस थोड़ा बहुत कर लेंगे और फिर म्यूजिक कर लेंगे। एसएससी तैयारी पूरा समर्पण मांगती है। और मेरी बढ़िया टेस्ट वहाँ दिल्ली में था, वहाँ बढ़िया रैंक भी आती थी। पर जैसे मैंने कभी बचपन से आज तक कभी मेहनत करी ही नहीं थी तो बहुत डरता था मैं एग्जाम से। जी। कोचिंग में बढ़िया रैंक आने के बाद भी एग्जाम जाके मुझे मेरे से सवाल होते नहीं थे, तो मुझे पता चल गया कि एसएससी की तैयारी मुझे नहीं करनी। जी। फिर मैंने एक बार तो पढ़ाई छोड़ भी दी थी हम्म। कि अब नहीं होगी अपने से पढ़ाई, छोड़ो। क्योंकि हमेशा बचपन से जब पढ़ाई नहीं करी होती ना, दिमाग में ये जरूर रहता है कि यार अपने से क्या होगा, अपन क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, अपन से कुछ होगा भी कि नहीं होगा होगा। भी नहीं। फिर मैथ्स मेरी अच्छी थी तो फिर मैं मैथ्स पढ़ाने लगा, 4-5 साल मैंने मैथ्स पढ़ाया। और फिर मुझे वापस ऐसा लगा कि सिर्फ म्यूजिक, क्योंकि मैं मैथ्स, मैंने सोचा मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा और म्यूजिक करूंगा। लेकिन सिर्फ म्यूजिक करने से क्या होता है कि समाज में आपको इज्जत मिलती नहीं है। ऐसे कि ढोली है, भजन गावे, गीत गा गीत गावे, ये सब देखा तो मुझे लगा कि अपन को कुछ तो करना पड़ेगा जो समाज में इज्जत भी। देखो सिर्फ पैशन से नहीं होगा, अपन को इज्जत भी चाहिए थोड़ी, और थोड़ा पैसा भी चाहिए, और थोड़ा पैशन, सब कुछ चाहिए अपन को थोड़ा थोड़ा। सब कुछ छोड़ दिया तब लोग इज्जत बंद हो गई। तब फिर मैंने सोचा कि अब उनको कुछ गवर्नमेंट जॉब एक लेनी पड़ेगी जिससे समाज में थोड़ी बहुत इज्जत बन जाए, और फिर उसके साथ म्यूजिक करेंगे, ऐसा सोचा था मैंने। जी। पर गवर्नमेंट जॉब मिल गई मेरे को 2019 में मिली, 18 में रेलवे में मेरा जेईएन में सिलेक्शन हुआ। मैंने सोचा ठीक है बढ़िया नौकरी रेलवे। मेरा एक दोस्त लगा हुआ था वर्कशॉप में लगा हुआ था वो, उसके बढ़िया फिक्स टाइम था और उसके बाद वो अपना मर्जी का जो काम करता था। मैंने सोचा मेरा भी ऐसा काम चल जाएगा। जैसे ही मेरे को रेलवे की जो जॉब मिली, उससे वो जॉब ऐसी थी, उस जो मेरा दोस्त लगा हुआ था उससे बिल्कुल अलग जॉब थी। प्रीति पूरी। हाँ बोली, मतलब इतना अलग थी कि वो उसकी जो टाइम फिक्स था, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं था। 24 घंटे की ड्यूटी है, मतलब आप कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, आपकी शिफ्ट ड्यूटी है, कभी सुबह बुलाएंगे कभी शाम को बुलाएंगे, ऐसे करके वो ऐसे चक्कर में फंसा मैं। मेरे को तो मतलब जॉब के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, ना मैं कहीं घूमने गया, ना मैंने कोई म्यूजिक का काम किया, ना मैं कोई म्यूजिक सीखा, ना मैंने कोई पढ़ाई करी, कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ जॉब किया। घर वालों को भी मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था। तो मुझे लगा कि अभी तो 84 का चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो चलता ही जाएगा क्या। ये अभी जीवन शुरू हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स के साथ अभी तो। नहीं यार, गवर्नमेंट जॉब लोग बोलते हैं बहुत अच्छी होती है, ये तो भाई ये तो खराब है। तब फिर मैंने सोचा कि अब अपन को और कुछ करना पड़ेगा। उसी बीच मैंने जब वो कोचिंग पढ़ा रहा था तब मैंने एमए कर ली थी, क्योंकि मेरे को किसी ने सजेशन दिया था कि जब म्यूजिक में तो इतना काम कर ही रहा है, जब मैं कोचिंग पढ़ा रहा था और सिर्फ म्यूजिक कर रहा था ना, तब मैंने ये एमए किया म्यूजिक में JNR व्यास यूनिवर्सिटी से। और उस टाइम मेरे जॉब का बिल्कुल भी पता नहीं था मेरे को कि भाई जॉब भी करनी है। अपन ने यूं ही किया था कि पढ़ रहा है तो अपन को देखते हैं कि भाई इसका सही में पढ़ाई, म्यूजिक की पढ़ाई कैसे होती है। तो भैया जैसे अभी आपने बताया कि भाई मैंने वो अपनी म्यूजिक की जर्नी को स्टार्ट आगे रखने के लिए गवर्नमेंट जॉब का सहारा लिया। गवर्नमेंट जॉब मेरे को करनी जरूरी है ताकि समाज में इज्जत वगैरह बनी रहे। तो म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट कब लगा आपको भाई मेरे को म्यूजिक में आगे कुछ करियर बनाना चाहिए, या म्यूजिक को कब आपने जाना अभी मेरे को आता है ये सब? पहले स्कूल में थोड़ा बहुत गाता था, पर वो तो इसलिए गाता था कि ताकि पढ़ाई से थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, फ्री क्लास मिल फ्री जाए, क्लास वगैरह फ्री मिल जाए। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज गया ना, तब हमारे सीनियर्स हमसे पूछते थे कि आपकी क्या मतलब हॉबी वगैरह क्या है। लोगों से काफी जैसे किसकी, तो हमको तो ये सीनियर्स वगैरह हमसे पूछते थे कि आपकी हॉबी वगैरह क्या है। हमको तो उस टाइम पता ही नहीं था कि हॉबी होती क्या है। तो मैंने कहा हॉबी क्या होती है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई कैसे कोई गाता हो, मतलब टाइम पास करने के लिए आप क्या करते हो। तो फिर लोग, वो कुछ लोग बोल रहे हैं क्रिकेट खेलते हैं, कोई बोलता है बैडमिंटन, ये मतलब बहुत सारे डांस, सिंगिंग। तो मैं कहा सिंगिंग तो मेरी भी हॉबी है। तो हमारे सीनियर्स फिर ये ध्यान देते थे कि अगर किसी ने हॉबी बताई है तो उसको पूरी तैयार करवाते थे। वो पीछे पड़ के पूछते थे कल तूने क्या तैयार किया, आज तू क्या कर रहा है हॉबी में, सिंगर कौन है, वो किशोर कुमार है तो उसकी पूरी जीवनी लेके आओ, ऐसे करके। तो उन्होंने मतलब ऐसा इंटरेस्ट डाल दिया कि हाँ यार ये तो सिंगिंग मतलब अच्छी हॉबी हो सकती है। जैसे गोपाल बॉस थे हमारे, विनोद बॉस वगैरह, ये हम बहुत मतलब स्ट्रेस देते थे, तो उससे अब मेरी फिर सिंगिंग में इंटरेस्ट पूरा जगह। फाइनल ईयर होते थे मैंने सोच लिया था कि कुछ न कुछ म्यूजिक में अपन करेंगे, म्यूजिक में कुछ करेंगे आगे ना। तो पार्थ भैया आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर वो स्कूल लेक्चरर की तैयारी भी की, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑलमोस्ट हो गया था आपका, पर स्कूल लेक्चरर में तो आपका हो ही गया है और राजस्थान में आपकी फर्स्ट रैंक भी आई है। तो मैं एक तो आजकल बच्चे बोलते हैं समय नहीं मिल पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहाने बहुत निकालते हैं। आपने जॉब में रहते हुए, और वो जॉब भी ऐसी जहाँ आपको मतलब पूरा आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है, वो जॉब में रहते हुए आपने स्कूल लेक्चरर की पद ग्रहण किया और फर्स्ट ग्रेड और टॉप
वन में भी आप रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को उसकी जर्नी के बारे में बताइए, स्टडी कैसे करें, कुछ टिप्स वगैरह ऐसा कुछ बताइए बच्चों को, ताकि वो कंसंट्रेट कर पाए और कुछ सीख पाए। देखो, मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करी थी ना, मेरा नहीं हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी। और फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी शुरू करी तब मैंने सबसे पहले ये सोच लिया था कि मैं अब रोऊंगा नहीं, मतलब रोऊंगा मतलब क्या है, रो तो ही रहे। सबसे पहले ये सोचा कि मैं कोई भी सिचुएशन को सोच के मतलब बहाने नहीं बनाऊंगा। बहाने नहीं बनाऊंगा, हार नहीं जैसे मानूंगा। मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो आदमी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, बहाने बनाता बहाने है बनाता है। कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे तो नौकरी लगी हुई है, मैं कैसे पढूं, या मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कैसे हम्म, पढूं, या मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, कैसे पढूं। जब आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने यही सोचा, मैं जैसे जॉब पे गया तो अपना एक शेड्यूल बना लिया था मैंने, कैसे करना है क्या करना है। तो जॉब पे गया, वहां सोच लिया मैंने घर जाके क्या पढ़ना है, और घर जाके फिर वो पढ़ने का कोशिश किया। जिस दिन नहीं पढ़ पाया, थोड़ा बहुत ज्यादा काम हुआ किसी दिन या कुछ भी हुआ, तो दूसरे दिन उसको कवर कर लो। और उसके बाद रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने माना, जो पढ़ा उसका रिवीजन किया। जैसे मैंने एक एग्जाम से एक महीने पहले थोड़ी छुट्टी का मैंने जुगाड़ बिठाया था कुछ, जी। ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने जो दिनचर्या अपनाई ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कारगर रही। जैसे मनोविज्ञान आता है, तो मनोविज्ञान क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। और मैनेजमेंट भी आता है, और ऐसे आर्ट मतलब जीके के बहुत सारे सब्जेक्ट है जो मुझे आते ही नहीं थे। तो जिससे भी डर लगा ना, वो मैंने उस सब्जेक्ट को पकड़ा और उसके पीछे बढ़ गया। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका रिवीजन करता था, हमेशा वो पढ़ता था मैं 2 घंटे सुबह उठ के। तो फिर लाइब्रेरी जाके सबसे पहले जो पुराना पढ़ा है कल, उसको पढ़ना। और उसके बाद जो शेड्यूल बनाया उसके से पढ़ना, और हर संडे को मैंने टेस्ट दिए। ऐसे करके मेरी सारी तैयारी पूरी हुई। और जैसे तैयारी पूरी हुई ना, तब उस टाइम मुझे लगा था कि हाँ, सिलेक्शन तो हो जाएगा। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरा अपना जो पुरानी कट ऑफ है उससे 10 नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो लोग बहाने बनाते हैं ना, उनसे मैं सब एक कहना चाहता हूँ कि बहाने जिस दिन बनाने बंद करेंगे ना, उसी दिन आपका सिलेक्शन होगा। जो रोना अपना, भाई अपना रोना रोने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरा कोई भी आपकी परिस्थिति नहीं समझेगा। आपका सपना है, और उसी को कोई लेना देना नहीं है। अटल बिहारी जी भी कहते हैं ना, जैसे टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। आपकी टूटा सपना है, उसकी सिसकी और कोई नहीं सुनने वाला। कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। उसके बाद हार नहीं माननी है आपको, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो इसलिए आपको बहाने बनाने बंद करने पड़ेंगे। अपनी सिसकी से दूसरों को कोई मतलब नहीं है। आपने जो सोचा है वो आपको करना पड़ेगा। बहाने बनाना बंद करो, अपना शेड्यूल बनाओ, और किस लिए आपने पढ़ाई शुरू करी उसके ऊपर ध्यान दो। आपने शुरू क्यों किया था, बस ये ध्यान रखो। तो भारत जी, जैसे पहले आपने रेलवे में जयन, ठीक है, चयन पद ग्रहण किया। उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, ऑलमोस्ट हो गया था। अब फिर आपने स्कूल लेक्चरर में आप फर्स्ट रैंक लेके आए हैं, और अभी भी आगे और आप तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते क्या है लाइफ में, आपको क्या विजन, क्या है आपका आगे, और क्या बनना है? म्यूजिक में कुछ बड़ा करना है, स्टडी में कैसे, क्या बताइए थोड़ा। देखो, मुझे ये लग रहा है, मतलब मुझे ये लगता है कि आप जब तक अपने सामर्थ्य का आपको नहीं मिलता है ना, तब तक आपको आगे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और वैसे भी अपन और क्या काम करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहे, उससे ठीक रहता है। जब तक अपन सीख रहे हैं, पूरी लाइफ अपन सीखने में बिता दे तो ठीक रहता है। जिस दिन अपन को लग गया कि अपना सीख गया, अपन सीखे हुए हैं और अब क्या काम करना है, उस दिन फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है जितना अपन कर सके ना, उतना करता रहना चाहिए। एग्जाम के, जैसे मैं अभी प्रोफेसर का एग्जाम दे रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है मैं कोई एग्जाम शायद नहीं दूं, पीएचडी वगैरह हो सकता है करने का विचार है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। म्यूजिक में जरूर मैं कुछ न कुछ करूंगा, नए गाने बनाऊंगा और बहुत कुछ करूंगा। पढ़ाई में भी अपन किताबें पढ़ते रहेंगे और कुछ न कुछ करते रहेंगे। सब मुझसे ये पूछते हैं कि अब क्या चाहता तू, एक नौकरी ले ली, दूसरी नौकरी। वो अपन किसी को बताने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। अपन को कहाँ तक जाना है, अपन को खुद को कुछ नहीं पता है। बस करते रहना चाहिए, जो मिलेगा वो भगवान जो देगा वो। वैसे तो मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप पुरानी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। फिर भी लाइफ में ऐसी कौन सी बात है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, या फिर वो आपका हमेशा दिमाग में, जहन में रहेगी, अच्छी बुरी या किसी भी टाइप की हो, तो वो बताइए। वैसे तो मुझे ज्यादा चीजें याद रहती नहीं है, बुरी चीजें तो वैसे भी मतलब भूल जाता हूँ मैं सारी चीजें। बढ़िया है ये, तो मेरे को लगता है ठीक है सिस्टम। और अच्छी चीज मुझे लगता है कि मैंने इतने टाइम से जो सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, और वो मुझे जब मिला, फर्स्ट ग्रेड का जब रिजल्ट आया, तब मुझे लग गया कि हाँ, अब मतलब अगर कुछ भी, मतलब दूसरा अगर पढ़ाई, दूसरा कुछ भी मेहनत अगर करनी है, वो अपन करते रहेंगे। अगर नहीं भी मिला तो भी अपन ये, मतलब अपन ने एक बार जो सोचा था वो अपन को मिल गया, संतुष्ट हो जाएगी। और एक मेरा जब बेटी का जन्म हुआ तब मुझे बहुत खुशी हुई।
तो ये 2 पल है जो बहुत खुशी देते हैं हमेशा जब भी सोचते हैं अपन। पर यहाँ के बच्चों को या फिर कहीं भी आप जा रहे हो, बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता है कि म्यूजिक में भी आगे करियर है, ड्राइंग में भी आगे करियर है, जैसे अदर एक्टिविटीज होती है उनमें भी आप एमए कर सकते हो या टीचर बन सकते हो, पता नहीं रहता है। तो इसके बारे में कुछ आप करेंगे, जैसे कोचिंग वगैरह पढ़ाएंगे या कुछ जागरूक करेंगे बच्चों को, कैसे, वो थोड़ा बताइए। देखो पढ़ाने पढ़ाने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। वैसे मैंने 5-7 साल मैथ्स पढ़ाई थी जब मैं जी एमए कर रहा था वहां से जेएनयू से। उस जी टाइम नौकरी का तो नहीं सोचा था, मैंने सोचा एमए तो कर लेते हैं। जी तो जब एमए कर रहा था तब भी मैं पढ़ा रहा था साथ में, मैथ्स रीजनिंग पढ़ाता था उस टाइम में। और अब जैसे फर्स्ट ग्रेड में हो गया ना, अब मैं बच्चों को म्यूजिक के बारे में, जो लोग क्या है कि म्यूजिक का मैटर जो मिलता नहीं है, जो लोग एमए भी कर लेते हैं ना, उनको भी म्यूजिक का जो मैटर मिलने में बहुत समस्या आती है, किताबें कौन सी पढ़े क्या करें। तो सोचा है मैंने ऑनलाइन कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा, कुछ 10-20 लोगों को, जो उनको गाइड करने का काम करूंगा मैं जरूर। और बाकी कैसे करियर बना सकते हैं इसका भी एक मैं थोड़ा गाइड करूंगा बच्चों को गाइड करना, जरूर। क्योंकि काफी लोग होते हैं, म्यूजिक सबको पसंद है, हम्म। ठीक है ना, पर वो परिस्थितियां, घर वगैरह, भाई पैसा भी कमाना है तो वो कर नहीं पाते हैं। जैसे आपने सब कुछ किया है तो आपको लोग इन पे मानते हैं, आदर्श मानते हैं भाई कि हाँ फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक में किया है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई म्यूजिक करना, जैसे मैं भी ड्राइंग हाँ। में था, जैसे मैं बाहर में था ना, तो मेरे को पता नहीं था भाई मेरे को क्या करना है, ड्राइंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। जब बाहर गया, कोई मेरे को गाइड मिला अच्छा, तो उसने ये सब चीज़ सिखाई। तो आप अपनी लाइफ में इस अकॉर्डिंग, जैसे आपको ये सब पता चला, तो गुरु किसको मानते हैं या फिर ऐसा किसे मानते हैं, तो ये मेरी लाइफ में आया तो मेरे को थोड़ा सा क्लियर क्लियर मिल देखो रहा है। एग्जाम में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ना, हम्म, इसमें सबसे बड़ा नाम है, 2 नाम मैं लेना चाहूंगा। एक तो एक भूमिका मैम, जी जिन्होंने मुझे रास्ता बताया कि कहाँ जाना है, किसके पास सीखना है। हाँ, मैन और वही। जिसने सिखाया, मतलब मैं पूरा एग्जाम के पूरे ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। जैसे गाने का अलग चीज बता, मैं सिर्फ एग्जाम को लेकर एग्जाम्पल बात कर रहा हाँ। हूँ। तो वो जिसने मुझे बताया वो है भूमिका मैडम। और दुष्यंत सर है जिन्होंने बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन करवाया। जी मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने काफी लोगों का सिलेक्शन कराया। और बहुत ही अच्छे आदमी है, निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उनका पूरा आशीर्वाद रहा, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ, ये मान लो आप। कुल मिला के मेंटोर आप हम दोनों को मानते हैं कि भाई हाँ हाँ उस बिल्कुल। दौर तक अपना ये सब चीजें हुई। भूमिका मैडम प्रोफेसर है यहाँ पे व्यास, जनरल व्यास में। जोधपुर में और दुष्यंत सर ब्यावर कॉलेज में म्यूजिक के प्रोफेसर है। प्रोफेसर, बढ़िया। तो सर आपके अनुसार लाइफ में सफलता क्या है, आप किस चीज को सफलता मानते हैं, भाई अभी मैं संतुष्ट हूँ, संतुष्टि या सफलता किसे मानते हैं। देखो सबके अनुसार सफलता अलग अलग चीज है। जी जो 10,000 कमाता है वो सोचता है कि 20,000 मिल जाए और वो अपन सफल है। और कुछ लोग बोलते हैं 2 टाइम का बढ़िया खाना मिल जाए अपन सफल है। मेरे हिसाब से सफलता ये है कि आप अपने शांति से जीवन निकल जाए और घर वालों के लिए समय निकालो। शांति भरा जीवन ही मुझे लगता है कि मेरे लिए सफलता ही वो हो जाएगी। बाकी सबका अलग अलग होता ही है खैर सफलता। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे हो गए हैं अपने, ठीक है। अब जाते जाते थोड़ा सा म्यूजिक में हम भी कुछ सुन लेते हैं आपकी आवाज में, म्यूजिक के बारे में। वैसे तो अपन ने, बता दूं आप लोगों को, हमने कोरोना टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड किया था, बहुत अच्छे हमने गाने बनाए कोरोना गाने के बनाए। समय भाई में। साहब का चैनल भी है पारस राजपूत करके, म्यूजिक का, हमने वहाँ भाई साहब ने गाया, मैंने शूट किया, भाई साहब ने लिखे भी हैं कुछ सॉन्ग, भाई साहब ने खुद मेरी ने लिखे हैं। और मेरी बहन ने लिखे, मैं तो हाँ, मेरी बहन ने, मंजू ने लिखे। सिस्टर है हमारी, मंजू दीदी, मंजू सिस्टर दीदी। ने लिखे हैं, भाई ने कंपोज किए हैं, गाए हैं, और मैंने शूट किया है। वो सारा पारस भैया के यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप लोग देखना जाके कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसमें से कोई एक अच्छा सा सॉन्ग जो आपने खुद ने लिखा था और कंपोज किया, सिस्टर ने लिखा था, आपने कंपोज किया था, हाँ। तो एक वो थोड़ा सा हम भी सुन लेते हैं ना। माँ भारती के ऊपर मेरी बहन ने गाना लिखा और फिर मैंने गाया, कंपोज किया, वीडियो बनाया कपिल ने। तो वही मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। मेरा तो जीवन माँ तेरी सेवा में लग जाए, बार बार हम जन्म तेरी गोदी में माँ पाए, करते रहे तेरी हम माता चाकरी, माँ भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती, दीप जला कर हम सब माता करते तेरी आरती, माँ भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती। वाह, मेरा पुराना दिन याद आ गया। बढ़िया दिन थे कोरोना, सब लोगों के कोरोना लिए का, परेशानी थी लेकिन अपने लिए आराम था, गांव में बैठे थे। गांव में बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। नहीं, गांव में भैया गांव में थे, मैं यहाँ था हाँ। बाड़मेर, ठीक है। और भैया वहाँ शूट करते, मेरे को भेजते, मैं यहाँ एडिट करता कुछ। फिर भी मैं बाद में आ गया था वहाँ पे, फिर हमने वहाँ भी कुछ शूट किए, पर टाइम बहुत सही था वो। अच्छा। हाँ, अपना हम बाकी सबके लिए सही नहीं था, ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सही था। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला,
हमारे शो पर आए। हमारा तो मतलब अपना ही शो है भाई साहब, बड़े मेरे तो, ठीक है और ना। मैं भी कहना चाहूंगा कि आप द टॉक शो को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और पारस भैया का भी एक यूट्यूब चैनल है, पारस राजपुरोहित करके, हाँ। तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करना। वहाँ पे भैया म्यूजिक वगैरह, वैसे तो अभी तो थोड़ा इतना नहीं जा रहा है, पर हाँ अब म्यूजिक में हो गया है, तो अब और बहुत चीज़ें आने वाली वहाँ पे भी। और हमारे चैनल पे आपको पता ही है, रोज नए वीडियो आते रहते हैं। और हमने एक नया चीज़ स्टार्ट की, व्लॉगिंग की भी हमने व्लॉग डाला है। तो आप लोग अगर एक बार व्लॉग देखें, हमको प्रोत्साहन दें, तो हम भी थोड़ा और भी आगे नए व्लॉग्स वगैरह डालते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने समय दिया हमें।